हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आपको रेगुलर स्टोरीज से पहले एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट बताना चाहूँगा। ये इंसिडेंट इन रियल मेरे सामने हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। तो गाइज, ये जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, ये अभी मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले हुई थी। ये इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पास का ही है, तो मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं बता सकता, क्योंकि उस जगह की अपनी एक प्राइवेसी है। बेसिकली ये स्टोरी एक जगह के बारे में है, जो कि है एक बड़ा सा घर। एक घर जिसकी बिल्डिंग काफ़ी हद तक पुरानी है। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा मरम्मत की डिमांड कर रही है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। और उसके पीछे का रीज़न जानकर आप भी शायद हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं भी हो गया था। तो दोस्तों, मैं आपको सीधा स्टार्टिंग से इसके इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा। तो हुआ यूँ था कि 5-6 दिन पहले जिस जगह पर मैं अपना कोचिंग करने जाता हूँ, उसी जगह पर हमारे पढ़ने के बाद जो शाम वाला बैच आता है, जिसकी टाइमिंग लगभग 7 बजे के आसपास होती है, उस बैच में जो स्टूडेंट्स शाम के टाइम में पढ़ने आए थे वो एज़ यूजुअल अपनी क्लास ले रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के को एक कॉल आया और उसे उस कॉल को पिक करना था, इसीलिए वो कोचिंग से बाहर आ गया और अब वो कॉल पिक करने के लिए छत पर आ गया था। अब वो बंदा ऊपर आया और उसने अपनी कॉल को पिक किया, लेकिन कॉल पिक करने के साथ ही उसकी नज़र गई सामने वही घर था जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक रूम है। एक्चुअली एक रूम नहीं है, मतलब एक डोर है जिसके पीछे लगभग 3 से 4 रूम्स हैं, और वो रूम्स लिटरली 25 सालों से बंद हैं। और वो जगह इतनी ज़्यादा पुरानी है कि उस दरवाजे पर भी जंग लग गया है। तो जब उस लड़के की नज़र उस तरफ गई तो उसने जो देखा वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि उसे एक साया वहाँ पर दिखा, एक साया जो कि एक बूढ़े आदमी का था। उसके बारे में सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि जिस जगह पे वो उसे दिखा था उस जगह पर वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी और डर का एहसास उस लड़के को तब हुआ जब उसने देखा कि वो साया उसकी आंखों के सामने से उस गेट के अंदर आर पार हो गया। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। अब उस लड़के ने जब ये सब देखा तो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को तब किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कोई उसकी बात का ट्रस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन जब वो कोचिंग में फिर से आया और जब उसे हमारे कोचिंग वाले सर से बात करने का टाइम मिला, तो उसने सर को अपने साथ हुआ ये इंसिडेंट बताया। उसे यही लगा था कि सर इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और शायद उस बात को वो मानेंगे भी नहीं, लेकिन इसके पीछे सर ने जो रीज़न बताया वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो रीज़न था क्या। एक्चुअली में जिस घर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और जिन रूम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो रूम उस घर के जो ओनर हैं उनके पूर्वजों का है। और असल में ये उनका बिलीव है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं आज भी उस जगह पर वास करती हैं। एक और बात जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है वो ये कि वो उस रूम में एंटर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उस रूम का दरवाज़ा भी उन्होंने पिछले 24 से 25 सालों तक नहीं खोला है। और अगर उनकी बात माने तो शायद वो दरवाज़ा अगली उनकी 2 पीढ़ियाँ भी नहीं खोल सकती हैं, और उसके बाद उनके पूर्वज उन्हें सपने में दिखाई देंगे और उसके बाद जाकर वो उस डोर को ओपन कर सकते हैं और अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। वैसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा अलग सा लगता है, लेकिन एक और बात जो कि मैंने सुनी है, अब इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सुनने में ये बात भी आई है कि 2 लोगों ने उस रूम में एंटर करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा हुआ और आखिर में उनकी डेथ भी हो गई। जब ये सारी बातें वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स को पता लगी तो वो तो सर से इस बारे में भी कहने लगे कि अब वो शायद रात वाले बैच में आना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन फिर सर ने बताया कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आत्माएं वास करती हैं उन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं करा है और ना ही वो बिना वजह किसी को परेशान करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो शायद उसके लिए ये बात अच्छी नहीं होगी।
अब मैं आपको उस जगह की एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि उसी घर की छत पे से ली गई है। अभी जो ये फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये उन्हीं रूम्स में से एक रूम की है। अगर आप सोच रहे हो कि ये फ़ोटो मुझे कैसे मिली, तो मैं आपको बता दूं कि उन कमरों में बाहर से तो ताले लग रहे हैं, लेकिन ऊपर एक रेलिंग है जिसके अंदर से मैंने ये फ़ोटो ली है। और अब मैं आपको एक स्क्रीन पर वीडियो दिखाता हूँ जो कि उन रूम्स की एक एंट्रेंस के पास की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ताला लग रहा है। मैंने नीचे से भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी है, होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। मुझे जब इस सब के बारे में पता चला तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ था। आपको ये सब कुछ कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, या फिर यूँ कहें सेकंड स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है विक्रांत ने, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। आइए आगे की स्टोरी को ठीक वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है। मेरा नाम विक्रांत है और मैं आज आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपको ज़्यादा डरावनी भी ना लगे, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ ये लगभग 2005 के आसपास की है। उस समय मेरी उम्र लगभग 17 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मैं लगभग अपनी सारी छुट्टियों में अपने मामा के घर पे ही रहता था। मेरे मामा जी एक काफ़ी अच्छे इंसान थे और उनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा मेरे मामा को मोटरसाइकिल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके इसी शौक के कारण मैंने भी बाइक चलानी सीख ली थी। पहले तो वो मुझे अपनी बाइक चलाने नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो वो मुझे बाइक को सिखाने लगे। और एक बार जब मैं बाइक सीख गया तो रात के समय लगभग 10 या 11 बजे के आसपास, जिस टाइम रोड खाली होते थे, मैं बाइक को लेके थोड़ा बहुत घूम सकता था। लेकिन मामा ने मुझे एक रोड के बारे में बता दिया था कि मैं उसी रोड पे बाइक को चला सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक और बात मुझसे कही थी कि मेरे को उस रोड पे आगे नहीं जाना है। तो खैर, एक बार ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियों में मैं उनके यहाँ पे गया हुआ था और एक बार रात के समय मुझे ऐसे ही घूमने का मन हुआ, तो मैंने एक बाइक की चाबी उठा ली और घर से बाहर की ओर निकल गया। आपको मैंने जैसे कि बताया कि मामा ने मुझे एक जगह बता दी थी कि मुझे उससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि उससे आगे एक तो इलाका बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाता, ऊपर से रात का समय, और वहाँ पे आसपास सिर्फ एक ट्रेन की पटरी और कुछ पेड़ वगैरह ही थे, जो कि कुल मिला के एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे उम्र टीनेज के आसपास आती है तो खुद में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वही कॉन्फिडेंस मेरे में था। मैंने कहा छोड़ो मामा की बात को, और मैं अपनी बाइक को लेकर जहां उन्होंने मना करा था उसी तरफ ही लेके जाने लगा। मुझे याद है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और एक पल को तो अंदर से मुझे भी डर सा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे याद है उस रास्ते पर भी मैं लगभग 1 या 2 किलोमीटर आगे तक गया हूँगा, और उसके बाद जाकर मैंने सोचा कि चलो वापस से अपने घर चला जाए। उसी के ठीक बाद जब मैंने अपनी बाइक से यू टर्न लेना चाहा, और जैसे ही मैंने यू टर्न लिया मेरी बाइक एकदम से फंसते हुए रुक गई। मैंने उसके बाद न जाने उस बाइक को चालू करने की कितनी कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो टाइम आज वाला नहीं था कि हमारे पास फ़ोन अवेलेबल होंगे। उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसीलिए मेरे पास मदद बुलाने का कोई भी तरीका नहीं था, और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। मैं बस चाहता था कि एक बार ये बाइक ऑन हो जाए, उसके बाद तो मैं इस जगह पर कभी अकेले आऊँगा भी नहीं। मुझे याद है इसके बाद मैंने लगभग 20 से 25 मिनट तक उस बाइक को चालू करने की कोशिश करी थी, और आखिरकार में जाकर वो बाइक चालू हो गई। खैर, घर पे तो मैं एकदम चुपचाप पहुंच गया और मैंने घर पे इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और मेरे लिए डराने वाला था। उसी रात में मुझे एकदम से तेज़ बुखार हो गया। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जल्दी से बुखार वगैरह होता नहीं था, लेकिन उस बार मुझे एकदम से तेज़ बुखार हो गया। मम्मी ने रात में तो दवाई दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब बुखार नहीं उतरा तो मेरी मम्मी मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल फीवर तो नहीं लगता, और उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी। दवाइयाँ खाने के बाद दिन में तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगता रहा, लेकिन अगले दिन से मुझे एक बार फिर से तेज़ बुखार हो गया। और एक और अजीब चीज़ जो मेरे साथ होने लगी वो ये कि मैं जब भी कुछ खाता या फिर पीता
तो मैं फ़ौरन उल्टी कर देता था। ये सब चीज़ें लगातार मेरे साथ 2 से 3 दिन तक लगातार होती रहीं और उसके बाद भी कंटिन्यू रही। लेकिन इस सब के बीच में जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें भी रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर मेरे घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे। उसी रात मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे दूसरे रूम से मम्मी और मेरे मामा की थोड़ी बहुत बातचीत सुनाई दे रही थी। तो मुझे मामा की ये वाली लाइन अभी तक याद है, बाबू को कल मौसी के पास दिखाने ले जाते हैं। पहले तो मैं सोचने लगा कि आखिर मौसी है कौन, लेकिन क्योंकि उस समय मेरी तबीयत भी खराब थी इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन ही मेरे मामा मुझे गाड़ी में बिठाकर घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर लेके गए एक घर में। उस घर में एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी औरत थी और उसी को वो लोग मौसी कहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि मौसी एक जादू करने वाली औरत थी, जिसे हम काला जादू करने वाली औरत भी कहते हैं। मैं खुद से तो इन सब चीज़ों पर नहीं मानता था क्योंकि मुझे ये सब लोग फ्रॉड लगते थे। लेकिन इस सब के बाद से मेरा पर्सपेक्टिव इन सब के लिए थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैं आपको उनका तरीका बताता हूँ कि वो ये कैसे बताती थी कि किसी के ऊपर बुरा साया है या फिर नहीं। उनके पास एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड था, उसके ऊपर वो कुछ गेहूं फेंकती थी अपने हाथ से। उसे फेंकने से पहले वो उसे अपने मुंह के पास ले आके उस पर शायद कुछ मंत्र सा पढ़ती थी और उसके बाद उसे फेंक देती थी। उसके बाद उन गेहूं से जो पैटर्न बनता था वो उसे पढ़कर ये समझ जाती थी कि आखिर क्या चीज़ है। ठीक ऐसा ही उन्होंने मेरे सामने भी करा। उन्होंने कुछ गेहूं के दाने अपने मुंह के पास ले गई, कुछ फुसफुसाई और उसके बाद उन्होंने वो उस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फेंक दिए। उन्हें लेकिन कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने फिर से कुछ गेहूं के दाने उठाए और इस बार उन्हें मेरे माथे पर रगड़ा और उसके बाद मेरे सिर पे रख दिया। इसके बाद मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने बंगाली भाषा में कुछ तो बोला था, लेकिन वो क्या था ये मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बंगाली में कहा था, ये भी मुझे काफ़ी समय बाद मामा ने बताया था। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे आप किसी चमत्कार से कम नहीं समझ सकते। मैं तो इस चीज़ में यकीन करता ही नहीं था, लेकिन मेरा बुखार आप यकीन मानिए लगभग 5 सेकंड के अंदर ही उतर गया। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन मेरा बुखार एकदम से उतर गया था और मेरी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद जो उन्होंने मेरे से कहा वो सुन के तो मैं बिल्कुल यकीन में आ गया था कि ये औरत झूठी नहीं थी, ना ही बिल्कुल भी फ्रॉड थी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, रात के समय उस रोड पर मत जाना। मेरी पूरी हैरानी इस बात को लेकर थी क्योंकि उनको इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। इवन मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इस बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। जब घर वालों को ये बात पता लगी तो उन्होंने इसके लिए मेरे को डांट लगा दी थी। खैर, इस सब के बाद मैं एकदम से ठीक हो गया था। इसके बाद मैंने कुछ समय बाद अपने मामा से ये सारी बातें पूछी थी, तो उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई थी जिससे कि ये सब कनेक्टेड था। उन्होंने बताया कि उस एरिया में एक आदमी रहता था जिसका असली नाम तो किसी को भी नहीं पता, पर सभी लोग उसे जमाई राजा कहते थे। वो अपनी मम्मी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। पूरे मोहल्ले में वो बदनाम था क्योंकि वो अपनी वाइफ को परेशान करता था और अपनी मम्मी से पैसे के लिए झगड़ता रहता था। अपने काफ़ी ज़्यादा बुरे व्यवहार की वजह से उसने कई सारे दुश्मन बना लिए थे और इसी वजह से एक दिन जमाई राजा की पास ही के एक आदमी से, या फिर यूँ कहूँ पास ही के एक गुंडे से लड़ाई हो गई थी। खैर, ये लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी और ये लड़ाई खून वाली बन गई क्योंकि उस आदमी ने जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने तलवार से जमाई राजा की गर्दन को अलग कर दिया था। और ये घटना ठीक उसी जगह की है जहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल बंद हुई थी। और यही एक ऐसा कारण भी था जिसकी वजह से मेरे मामा जी ने मुझे उस एरिया में जाने के लिए मना करा था, क्योंकि जब जमाई राजा की उस जगह पर मौत हुई उसके बाद से कई लोगों ने उस जगह पर उसके साये को भटकते हुए देखा था। बस यही थी मेरी घटना। आपका इस घटना पर क्या थॉट है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। मैं अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। कमरा सुनसान था, बिल्कुल सुनसान। सिर्फ पंखे की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी।
एग्ज़ाम करीब थे, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई। रात के 2:30 बजे हुए थे और मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने बिस्तर पर गिर गई। मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल थे कि एग्ज़ाम इतने करीब है और मेरी तैयारी काफ़ी नहीं थी। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बालकनी में चली गई। मुझे एकदम से चाय की तलब हुई क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बनाई जाए। तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने चाय बनाई और उसके बाद कप लेकर बालकनी में चली गई। ठंडी ठंडी हवा मेरी जुल्फ़ों को लहरा रही थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई तो रात के 3 बज चुके थे। मैंने एक चाय की चुस्की ली और सब कुछ भुला दिया कि अचानक मेरी नज़र पेड़ के उस पार पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उस पेड़ के पास कोई बैठकर नमाज पढ़ रहा था। मैं घबरा गई कि रात के 3 बजे भला कौन नमाज पढ़ता है। मैंने हॉन्टेड बुक्स में पढ़ा था कि रात के 3 बजे जिन्नात खुदा की इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। यही सब सोचकर मेरी सांसें तेज हो गई। मैं अपने कमरे की तरफ दौड़ी। आयशा, आयशा यार उठो, देखो यार बाहर कोई नमाज पढ़ रहा है। आयशा नींद में बोली। तो जाओ ना यार, तुम भी पढ़ लो, मुझे तो सोने दो। सच में यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उठो। हॉस्टल में सारे कमरे सुनसान पड़े थे। मैं फिर से बालकनी में गई तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। मैं जल्दी से नीचे गई तो मैंने देखा कि वहां पर अब कोई भी नहीं था। मरियम, अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई। मैं घबरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आयशा थी। मैंने एकदम से सांस खींची और कहा, तुम यार डरा देती हो। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कौन नमाज पढ़ रहा था? अभी तो बहुत बोल रही थी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यार थी यार, मैंने खुद देखा था, यहाँ पे नहीं है अभी कोई बस। हाँ ठीक है बाबा, देखते हैं बाद में। अगर अभी किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलते हैं। यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, चलो यहाँ से। आयशा मुझे कमरे में ले गई। उसने मुझे बेड पर बिठाया और कमरे की कुंडी लगा दी और उसके बाद मेरे पास आई और बोली, देखो मरियम, ये सब कुछ तुम्हारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था बाहर। लेकिन यार आयशा, मैंने खुद से देखा था वहाँ पर कोई लड़की बैठी थी और वो नमाज पढ़ रही थी। देखो मरियम, मैं पहले ही एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसी बात बताकर मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। ऐसा कहकर आयशा सोने चली गई। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी सो जाना चाहिए। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई। बाद में अजान की आवाज़ के साथ मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा सुबह के 5 बज रहे थे। मैं भी नमाज पढ़ने के लिए उठ गई। मैंने नमाज अदा की और कुरान शरीफ पढ़ी और फिर अपनी पढ़ाई की बुक्स लेकर बैठ गई। आयशा उठी और नाश्ता बना कर लाई। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और क्लास में चले गए। क्लास में आज हम सबसे पहले आए थे। आहिस्ता आहिस्ता सारी लड़कियां क्लास में आ गई थी। टीचर भी क्लास में आए और सभी लड़कियां खड़ी हो गई। मैं तो उसी लड़की के बारे में सोच रही थी और यही सोचते सोचते मैं सर के आने के बाद खड़ी हुई ही नहीं। इसी वजह से सर ने मेरे सिर पर बुक मारी और मुझे उठने को बोला। मैंने सबसे अलग सर को गुड मॉर्निंग विश किया तो सभी लड़कियां मेरे ऊपर हंसने लगी और मैं शर्मिंदगी से नीचे बैठ गई। आज क्लास में मेरा मन नहीं लग रहा था। कौन थी वो लड़की और वो हमारे हॉस्टल में क्या करने आई थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पता नहीं वो लड़की कहाँ से आई होगी, क्या वो रास्ता भटक गई थी? लेकिन आई तो अचानक से गायब कहाँ हो गई। मैं सोच रही थी कि अचानक से आवाज़ आई, मरियम सर कुछ पूछ रहे हैं यार, खड़ी हो जाओ। सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था। ये क्या बदतमीज़ है मरियम, सुबह से देख रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है आज? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके बाद सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा लेकिन मेरे को आंसर नहीं बताया गया क्योंकि मेरे को लर्न नहीं था। इसके बाद सर मुझे फिर से डांटते हुए बोले, व्हाट नॉनसेंस मरियम, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि टीचर से खड़े होकर बात करते हैं। आई एम सॉरी सर, मैंने फिर से उनसे माफ़ी मांगी। सभी लड़कियां मुझे ही देख रही थी और मेरी तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी। बेल बजी तो मेरी सांस में सांस आई। हम लोग रूम में चले गए। आयशा बोली,
यार मरियम, क्या हुआ था आज? सर कितनी नाराज़ हो गए तेरे से आज। यार आयशा, वो लड़की, इनफ इज़ इनफ यार। लड़की 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 कौन थी यार वो लड़की? यार आयशा, यहाँ बैठो। इसके बाद मैंने सारी बात आयशा को फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिर मैंने लास्ट में उससे कहा, यार अब तुम ही बताओ वो लड़की ऐसे गायब कैसे हो गई? चलो जो कुछ भी हुआ, अब तुम उस लड़की को भूल जाओ। आयशा बोली, नहीं यार, वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से जूस लेकर आती हूँ। ठीक है। आयशा मार्केट चली गई और मैं बालकनी में चली गई और उस पेड़ को ताकने लगी। वहाँ पर अभी कोई भी नहीं था। मगरिब की अजानें हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि कोई लड़की हाथों में बुक लेकर ग्राउंड की तरफ आ रही है। मैं उसे गौर से देखने लगी और जैसे ही उस लड़की ने मेरी ओर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वही लड़की थी जो रात के 3 बजे नमाज़ पढ़ रही थी, वो भी हॉस्टल के ग्राउंड में। वो लड़की वहीं पर बैठकर बुक पढ़ने लगी। मैंने उस लड़की को बैठे हुए देखा तो मैंने उससे बात करने की सोची और मैं उस लड़की से बात करने के लिए नीचे आई तो घबरा गई। ये देखकर कि जिस लड़की को मैंने भी ऊपर से देखा था, नीचे आने के बाद अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी बुक्स के पन्ने फटे हुए थे। ये सब देखकर मैं और ज़्यादा डर गई कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया या फिर और भी कुछ। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल एक साथ आ रहे थे। आखिर कौन थी वो लड़की? अचानक से मुझे किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई थी। ऊपर से वो रोने की आवाज़ें। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मुझे चक्कर आने लगे और मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी और अपनी बुक्स पढ़ रही थी। अंधेरा होता जा रहा था। मैं अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी चीख निकल गई। उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और चेहरे पर काफ़ी अजीब से कटे हुए निशान थे। उसे देखकर न जाने कैसे मैं बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी, जहाँ पर पूरा स्टाफ और प्रिंसिपल सर और कुछ लड़कियां भी मौजूद थी। इससे पहले मैं कुछ बोलती, प्रिंसिपल टीचर बोल पड़ी, वो लड़की, उस लड़की ने हॉस्टल के टाइल्स से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसने सुसाइड किया था। अक्सर वो हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में घूमती रहती है। मगरिब के बाद वहाँ जाना अलाउड नहीं है। बोर्ड लगा होने के बावजूद भी तुम उस जगह पर चली गई। वो तो अच्छा है कि आयशा तुम्हें सही वक्त पर वहाँ से ले आई। क्या? आयशा? कहाँ है आयशा? मैं यहाँ हूँ, दरवाजे से आयशा आती हुई बोली। तुम कहाँ थी? मैं मरियम के लिए जूस लेने गई थी। अच्छा मरियम, हम सब चलते हैं। अब प्लीज़ वहाँ पर मत जाना। किसी चीज़ के लिए मना करा जाए तो वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद आयशा मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? मैंने आयशा को कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखती रही। फिर मैंने उससे एकदम से पूछा, पहले तो तुम ये बताओ, तुम तो मार्केट गई थी, फिर तुम पीछे ग्राउंड में कैसे पहुंच गई? नहीं, वो मैंने तुम्हें ग्राउंड में जाते हुए देख लिया था, पर तुमने मुझे उस लड़की से कैसे बचाया? वो सब छोड़ो यार, रेस्ट करो। लेकिन आयशा, मरियम रेस्ट करो तुम। ऐसा कहकर आयशा वहाँ से चली गई। आयशा की बातें मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं रात को उस लड़की को देखूंगी। मैंने रात में 2:45 बजे का अलार्म लगा लिया और उसके बाद मैं सो गई। रात को अलार्म बजा और मेरी आंख खुल गई। मैं सीधा बालकनी में चली गई, जो कि हॉस्टल के पीछे वाली ग्राउंड में खुलती थी। बहुत घनी रात थी और अंधेरा भी काफ़ी घना हो रहा था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात की ठंडी ठंडी सन सन की हवाएं मेरे कानों में पड़ रही थी। डरने की बात तो थी ही। मेरे सामने हॉस्टल के बाहर का जो एरिया था वो थोड़ा जंगल टाइप का था और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। दिन में तो उसे देखकर ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन इस टाइम तो मुझसे ही पूछो।
ग्राउंड में लग रही लाइट की रोशनी में ही मैं उस लड़की को ताकने लगी कि अचानक मेरी नज़र उसी पेड़ के पीछे पड़ी जिस पेड़ के पीछे रात को वो लड़की नमाज पढ़ रही थी। इसके बाद जो मैंने देखा वो मुझे आज तक अच्छे से याद है। वाइट कलर के कपड़े पहने एक लड़की वहाँ पर आई और बैठकर नमाज पढ़ने लगी। वो लड़की मुझे दिख गई थी। अब मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया था कोई तो है जो यहाँ पर रहता है। मैंने सोचा आयशा को भी ये नज़ारा दिखाना चाहिए। मैं आयशा को उठाने कमरे में गई तो मैंने देखा वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। मैं परेशान हो गई और मैं उस लड़की को भूलकर आयशा को ढूंढने लगी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बालकनी में गई तो मैंने देखा कि वो लड़की हमारे ही हॉस्टल में आ रही थी। मैं उसे छुपकर देखने लगी। वो हॉस्टल के बहुत करीब आती जा रही थी। अभी तक मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और जब मुझे उसका चेहरा साफ दिखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी कि मैं क्या देख रही हूँ। हाँ, वो आयशा ही थी। इसके बाद जो मैंने देखा वो तो और ज़्यादा अजीब था। उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद सी हो रखी थी और उसके चेहरे पर अभी भी वो कट वाले निशान थे जिसकी वजह से शायद मैं पहले उसे नहीं पहचान पाई थी। और इसके बाद तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं और ज़्यादा डर गई। मेरे सामने ही उसके चेहरे पर लगे हुए वो कट के निशान एकदम से गायब होने लगे और उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं उससे बोलती जा रही थी लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा कमरे में गई और बेड पर जाकर लेट गई। ये सारी चीज़ें देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने बिना देर किए अगले दिन ही ये सारी बातें उसकी मम्मी को कॉल करके बता दी। इसके बाद मुझे याद है आयशा को उसके घर वाले लेने आए थे। इसके बाद आयशा से 2 महीने तक मेरा बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जो घटनाएं मुझे पता चली वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और हैरान कर देने वाली थी। दरअसल आयशा के ऊपर एक जिन्नात आ गया था, एक काफ़ी खतरनाक जिन्नात। वो उसके ऊपर कब आया और ये सब उसके साथ कब से चल रहा था ये तो किसी को भी नहीं पता, या फिर शायद उसके घर वालों को पता हो सकता है, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वो लगभग 3 महीने तक पहले उससे बात करती थी और उसके बाद धीरे धीरे उसने उसके शरीर पर कब्जा करना बंद कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस टाइम पर जिन्नात उसकी बॉडी को कवर करता था उस टाइम पर आयशा को पता होता था कि वो क्या कर रही है। मुझे बस इतना पता है कि इस सब को ठीक करने के चक्कर में उसके अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन आखिर में उन्होंने कैसे भी करके उसे ठीक कर ही दिया। लेकिन इस सब के ठीक होने के बाद आयशा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बात की मुझे खुशी भी थी कि कम से कम वो ठीक तो हो ही गई। लेकिन उन कुछ दिनों तक जो मेरे साथ हुआ उस सब को मैं कभी भी नहीं भूल सकती और वो मेरे लिए हमेशा के लिए एक बुरा सपना बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये सारी स्टोरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। एक बात जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये कि आप सभी लोग वीडियोस को पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना ही कमेंट्स करते। प्लीज़ आपको ये सब करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लगातार लाता रहूं। आई होप आप सभी लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और हॉरर स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।